हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। एक्सरसाइज 5.2 पे बेटा हम आ गए थे। 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 एक्सरसाइज में कुछ बेसिक चीजें वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला, अगर a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आयोटा b अगर वो जीरो के बराबर है तो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आयोटा। जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आयोटा, जिसका मतलब a प्लस आयोटा b किसके बराबर आ गया, जीरो प्लस जीरो आयोटा b। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो इसका रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, तो a जीरो के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, तो b किसके बराबर होगा, जीरो। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो तो a भी जीरो होना चाहिए और b भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। प्रॉपर्टीज, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, जैसे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो इसका रियल पार्ट किसके बराबर है, a के, इसका रियल पार्ट किसके बराबर है, c के। तो रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, a c के बराबर होना चाहिए और b d के बराबर। इमेजिनरी पार्ट b है, इसका इमेजिनरी पार्ट b है, तो b d के बराबर होना चाहिए। ये तो आप बात पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं वो देखते हैं क्या है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। ठीक है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक से ज्यादा हो तो इसको Z1 कह देंगे, इसको Z2 कह देंगे। अगर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो उसको Z3 बोल देंगे। ठीक है, अब मैं यह समझना चाह रहा हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम कैसे निकालते हैं। Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम, Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ही जोड़ते हैं, तो a के साथ क्या ले लेंगे, c प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ते हैं, यानी कि आयोटा b के साथ किसको ले लो, आयोटा d। आयोटा कॉमन निकाल लें तो b प्लस, बस ऐसे Z1 प्लस Z2 निकालते हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा वो समझाया गया। रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। आयोटा कॉमन निकाल लिया, b प्लस d आ गया। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये याद रखो। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो जो एंड में आंसर आता है वो भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें यह बताया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते हैं, या माइनस लगा देता हूं, Z1 माइनस Z2, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो a प्लस आयोटा b में से सब्ट्रैक्ट कर दो c प्लस आयोटा d। Z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d है, Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b है। c प्लस आयोटा d को ब्रैकेट में रखना है, माइनस अंदर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएंगे इसके, और साइन बदल जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं। ठीक है, a प्लस आयोटा b माइनस अंदर, साइन बदल जाएंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a के साथ माइनस c, आयोटा b के साथ आयोटा d। ठीक है जी, a माइनस c एडजस्ट, आयोटा कॉमन, यहां बन जाएगा b माइनस d। ठीक है, तो दैट इज रियल पार्ट, दैट इज रियल पार्ट और दैट इज इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, b माइनस डी, और रियल पार्ट क्या है, a माइनस सी।
इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। सम करें तो भी a प्लस आयोटा b बने, माइनस करें तो भी a प्लस आयोटा b बने। a प्लस आयोटा b बनाने का फायदा ये है कि मुझे इसका रियल पार्ट भी पता चल जाएगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी पता चल जाएगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जो डिफरेंस है वो भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हमने ये सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई कर दो c प्लस आयोटा d से। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a को उठाओ c से मल्टीप्लाई, a को आयोटा d से, आयोटा इट इज a को d से ad, आयोटा b को c से, आयोटा b इंटू में c, आयोटा b को आयोटा d से, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, b को d से करेंगे क्या आएगा, b इंटू में d आएगा, ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है माइनस का bd। अब जानते हैं ना आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ac के साथ क्या ले लेंगे, AC रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, AC के साथ -BD लेना है क्योंकि दोनों में आयोटा नहीं है, दोनों को एक साथ रख लेंगे। और जो आयोटा वाले हैं वो चेक करो, ये दोनों आयोटा, इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लो, आयोटा कॉमन, यहां बचेगा AD प्लस BC, तो दैट इज रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ये रियल पार्ट वाला टर्म अलग होगा और इमेजिनरी पार्ट वाले टर्म को अलग रखेंगे। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि रियल पार्ट क्या निकालो और इमेजिनरी पार्ट निकालो। ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कौन है, ad प्लस bc, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। और आपने देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम निकालें, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का डिफरेंस निकालें, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का प्रोडक्ट करें तो वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएंगे। ठीक है, तीसरी इसके बाद है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना। Z1 को Z2 से डिवाइड कर दो बेटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तो हम कर चुके हैं, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b, Z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d। ठीक है, ये Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b और Z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d के बराबर है। अच्छा, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करना है, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना होता है, जब मैं डिवाइड करता हूं तो नीचे कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, ये पहले ही बता रखा है। डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो। ये c जो इधर का वो एज इट इज प्लस की जगह माइनस आयोटा d। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड कर देंगे। क्या करा, नीचे वाला चेक करो क्या देगा, c प्लस आयोटा d देगा, प्लस की जगह माइनस का निशान लगाओ, c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लिकेशन। तो a प्लस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई में c माइनस आयोटा d, फार्मूला a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, ये आ गया। ए को उठाओ, ए को सी से मल्टीप्लाई, ए को आयोटा डी से माइनस आयोटा ए इंटू में डी, आयोटा बी को सी से प्लस आयोटा बी इंटू में सी, ठीक है। आयोटा बी को सी से आयोटा बी इंटू में सी, आयोटा बी को आयोटा डी से माइनस आयोटा स्क्वायर बी इंटू में डी, ठीक है जी। सी का स्क्वायर इट इज माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, बट ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो एस इट इज आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सब बच्चे जानते हैं, माइनस माइनस प्लस का बी डी प्लस। अब जानते हो आयोटा बराबर अंडररूट -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू +1, ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 डाला, -1 की वजह से +1 प्लस बन गया, प्लस का बी डी इसके साथ लिख दिया। अब आयोटा वाली टर्म जो बच रही वो लिख दो, आयोटा बी सी, बेटा ये आयोटा बी सी पहले लिख रहा हूं और माइनस आयोटा ए डी बाद में लिख देता हूं, माइनस आयोटा ए डी अपन में आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आल्सो इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस का डी स्क्वायर आया, ठीक है। आयोटा की पावर 1 कहीं पर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयोटा की पावर 1 के अलावा कुछ और आता है, आयोटा की पावर 1 ही होना चाहिए। अगर आयोटा की पावर 1 के अलावा कुछ और आए तो बेटा फिर उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, ए सी प्लस बी डी अपन में ये इसके अपन में लिख दो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा बी सी माइनस ए डी अपन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बस खत्म भाई। बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके नीचे अलग करना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके नीचे अलग करना है। ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोई नंबर है, जैसे कि 2 5 कुछ भी हो, किसी तरह का भी हो, लेकिन सबसे खास बात है इसमें आयोटा नहीं है, और हम यही चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, इसलिए ये इसके नीचे अलग कर दिया, ये इसके नीचे अलग कर दिया, आयोटा इसके अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो दैट इज रियल पार्ट, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है, और ये पूरा का पूरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये a प्लस आयोटा b का काम कर रहा है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, दैट इज रियल पार्ट, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करूं तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा जी, अगर मैं आपको आगे समझाना चाहूं तो वो ये है, तो इस तरह से जो मैंने आपको बात बताई ना उसके अंदर ये सिर्फ बताया गया है कि Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका सम निकालें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, या उस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करें। हर केस में जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा चलो, अब एक चीज है एडिशन। अगर Z1 प्लस Z2 बराबर हो Z2 प्लस Z1, हम जानते हैं बात ये हमेशा सच है, Z1 और Z2 एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 बिलोंग करते हैं C से। अरे C क्या है, C इज ए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि R एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो C इज ए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 दूसरा Z2 जो बिलोंग किया गया C से, मतलब C से उठाए गए दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चाहो तो Z1 को ये नाम दे सकते हो A प्लस आयोटा B, Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो इसमें प्रूव करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम निकालें Z1 प्लस Z2 करके, या फिर Z2 प्लस Z1 निकालें, कहता दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, इसे बोलते हैं
एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। याद करो, इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ इतना याद रखना कि Z1 को आगे रखो, Z2 को बाद में रखो। तो कहता है Z2 को पहले रख लो, Z1 को बाद में रखें तो आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। इसे बोलते हैं एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, Z2 के अंदर Z2 Z3 को ब्रैकेट में रख लिया, यहाँ Z1 और Z2 को ब्रैकेट में रख लो। वो ये कहता है कि Z2 के अंदर Z3 पहले ऐड करो, जो आया उसमें Z1 जोड़ दो। ये कहते हैं कि Z1 में Z2 पहले ऐड करो, जो आया उसके अंदर Z3 जोड़ दो। कहते हैं दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। याद रखना है, मतलब मैं ये साइड निकालूं और एक बार ये साइड निकालूं, दोनों आपस में कैसी होंगी? इक्वल। जब मैं ये साइड निकालूंगा तो पहले मैं Z2 के अंदर Z3 को ऐड करूंगा, पहले ये पोर्शन निकालूंगा, जो आएगा उसमें Z1 जोड़ दूंगा। ये कहता है कि Z1 को Z2 से जोड़ो, जो आंसर है उसमें Z3 जोड़ दो, तो दोनों साइड कैसी आएगी? सेम आएगी। दैट इज कॉल्ड एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, अब है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन के बारे में था। अब मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, या Z2 को पहले रख के Z1 को मल्टीप्लाई कर दो। ये कहता है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूं या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो कैसा आएगा? सेम आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करके देख सकते हैं अपने आप। क्या मानेंगे? Z1 को a प्लस आइटो भी, Z2 को मान लो c प्लस आइटो, चेक कर लो। Z1 को पहले लिखो, Z2 को बाद में लिखो, इसमें पहले फिर Z2 को लिखो, फिर Z1 को, आंसर चेक करेंगे दोनों कैसा आएगा? इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे एडिशन कॉम्यूटेटिव था। कॉम्यूटेटिव वर्ड के अंदर हमेशा दो ही एलिमेंट होते हैं, Z1 और Z2। ये भी कॉम्यूटेटिव है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, इसमें भी हमेशा दो ही एलिमेंट रहते हैं, Z1 और Z। ठीक है जी। अब एक और Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3 बराबर Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3। इसमें Z2 Z3 को ब्रैकेट में रख दो, इसमें Z1 Z2 को ब्रैकेट में रख दो। मुझे पता है ये दोनों साइड आपस में बराबर है। यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है, Z1 Z2 Z3। ठीक है, Z1 Z2 Z3। इसमें कहते हैं Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको Z1 से मल्टीप्लाई करो। ये कहते हैं कि अगर मैं Z1 को Z2 से पहले कर दूं और बाद में Z3 से करूं, तो ये पूरा आंसर इसका निकालो, एक बार इसका निकालो, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये बातें आपको याद रखनी बेटा। अगर लिखा जाए कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव प्रूव करो, जिसमें आपको Z1 Z2 Z3 की वैल्यू गिवन होगी, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू गिवन होगी, तो आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो। एक बार राइट हैंड साइड निकाल दो, एक लेफ्ट हैंड साइड निकाल, दोनों बराबर आने चाहिए, तो कहेंगे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर हमेशा तीन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर भी एसोसिएटिव वर्ड है, यहाँ पर भी एसोसिएटिव है। यहाँ एडिशन को एसोसिएटिव दिखाया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव दिखाया, तो यहाँ पे सारी जगह प्लस के निशान होंगे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है तो मल्टीप्लिकेशन के निशान नजर आएंगे आपको हर तरफ। ये छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन कॉम्यूटेटिव दिखाया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव दिखाया। मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, दो ही होते हैं। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्यूटेटिव दिखाया, कॉम्यूटेटिव जब वर्ड आ जाता है उसमें दो ही एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव था, यहाँ पे एडिशन कॉम्यूटेटिव था तो प्लस आ गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव था तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। बस ये छोटी सी कुछ रिजल्ट याद रखने आपको। इसके अलावा चेक आगे चेक करते हैं बेटा। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है बेटा, Z1 इंटू में Z2 प्लस Z3 बराबर होता है Z1 इंटू में Z2 प्लस Z1 इंटू में Z। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, एक Z1 एक Z2 एक Z3। Z2 और Z3 की जो प्लस का निशान है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z2 के साथ आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आएगा। Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z3 के साथ आएगा। ये कहता है इसमें करना क्या होगा, अगर हम पूछेगा, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। इसे ये बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, Z1 को Z2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बीच में प्लस आया, फिर Z1 को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, Z3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर कभी आता है आपको Z1 Z2 Z3 की वैल्यू देगा, अब क्या पूछेगा कि प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, ये पूछेगा, लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, या डायरेक्टली ये भी लिखा हुआ आ सकता है। तो उसमें क्या करना है, Z2 को Z3 में जोड़ो, जो आया उसको Z1 से मल्टीप्लाई करो, ये लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगी। इसमें Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझा चुका हूँ, ऐड कैसे करते हैं वो अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो दोनों साइड अगर बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दो तरह की आइडेंटिटी है यहाँ पर, दो तरह की आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। दो तरह की आइडेंटिटी है, एक होती है एडिटिव इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता रहा हूं, एडिटिव इनवर्स के बारे में बता रहा हूं, सॉरी बेटा, यहां बता रहा हूं मैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। एक एडिटिव इनवर्स होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा 2 में मैं क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट 0 आ जाए। 2 में मैं क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 2 के अंदर क्या ऐड कर दोगे, -2, ताकि दोनों कैंसिल होंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। तो 2 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -2। जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछे उसके आगे बस माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, Z का एडिटिव इनवर्स बताओ। आपसे पूछ ले Z का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो सीधी बात जिसका भी पूछा जाए उसके आगे माइनस लगा देना बस, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। आपसे पूछा एडिटिव इनवर्स बताओ ऑफ 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स बताओ। 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स है, तो इसके आगे सिर्फ माइनस लगाना है और कुछ नहीं। 2 + 3 आयोटा को ब्रैकेट में रख के उसके आगे माइनस लगाओ, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा। समझ गए। अच्छा ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले एडिटिव इनवर्स बताओ ऑफ -6 एडिटिव इनवर्स बताओ, तो -6 तो ऐसे लिखना है और उसके आगे एक माइनस और लगा दो। तो -6 एडिटिव इनवर्स होगा, जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछा उसके आगे माइनस 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 प्लस का 6, ठीक है। अच्छा पूछ लिया एडिटिव इनवर्स बताओ 1/1 माइनस आयोटा, 1/1 माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स बताओ। तो जिसका भी पूछा उसके आगे बस माइनस लगाना पड़ता है और कुछ नहीं करना। ये एडिटिव लिखो, इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। इसको आगे कैसे सोल्व करना वो एक अलग बात है, क्योंकि एंड में जो आंसर आना चाहिए वो a + आयोटा b की फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछा उसके आगे माइनस, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। अच्छा एडिटिव इनवर्स के बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, अब बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/2 से। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो जिसका 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, जिसका भी पूछे उसको 1/2 कर दो, सॉरी मतलब डिनोमिनेटर में ले जाओ, कहने का मतलब ये। ठीक है, अच्छा जैसे कि पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ 1/z। इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह दो, एक ही बात है। रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। आपसे पूछ ले कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ ऑफ -6 का, तो जिसका पूछा मल्टीप्लिकेटिव हमेशा करना क्या होता है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ता है। जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जिसका पूछा उसको 1/z लिख दो, उसको 1 के अपॉन में लिख दो। -6 का मल्टीप्लिकेटिव -6 को 1 के अपॉन में लिख दो, बस दैट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ ऑफ 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा उसको 1/2 + 3 आयोटा ऐसे लिख दो, उसको 1 के अपॉन में लिख दो। अब इसको a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो वैसे ही आ गया, लेकिन आंसर कब हमें इसे कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि a + आयोटा b की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ना मिल जाए तब तक सॉल्व करते हैं। अब ये बात जानते हैं, हर एक क्वेश्चन हम यही कर रहे थे कि a + आयोटा b की फॉर्म ही बना रहे थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। देखो कैसे करते हैं इसको, a + आयोटा b की फॉर्म में कैसे बनाएं। हम जानते हैं 2 + 3 आयोटा है, तो उसको कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए और आंसर को a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो क्या करें, 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। ठीक है, क्या करा, 2 + 3 आयोटा है तो प्लस की जगह माइनस लगाना है, 2 एज इट इज लगाना है, 3 आयोटा एज इट इज आएगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा बस। 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा बेटा एज इट इज आएगा 1 से मल्टीप्लाई, ये a + b है, a - b, तो 2 के ऊपर स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 - 3 आयोटा एज इट इज आएगा, 4 एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है प्लस का 9 आ जाएगा। नीचे से आयोटा खत्म हो गया, मेन बात थी नीचे से आयोटा खत्म करना है। 9 × 13 2/13 अलग -3/13 इनटू आयोटा, ये a + आयोटा b की फॉर्म बन गई। बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले वीडियो में।